हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आज हमने जीएस में नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने 5 लेसन आपने हिस्ट्री में किया था। आज हम लोग जो पॉलिटी है उसमें जो भारत का संवैधानिक जो इतिहास है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। पॉलिटी स्टार्ट हमने किया है आज। तो कुछ जैसे हिस्ट्री में हो गया है, कुछ आपको मैंने स्पोर्ट्स पे कराया है और आज मैं पॉलिटी से करा रहा हूँ। इस तरह कोशिश है कि जो जीएस का जो पूरा जो लेसन होता है, जीएस तो आपको पता ही है, जैसे कि हिस्ट्री है, भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, सारे से क्वेश्चंस होते हैं। प्लस करेंट अफेयर भी होता है, तो करेंट अफेयर भी कुछ मैंने आपको कराया ही है, स्पोर्ट्स से भी कुछ कराया है। आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो लेसन का नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। अगर आपको जैसे कि मैं जो पढ़ाता हूँ, अगर आपको तैयारी में ये मदद करता है तो हमारे चैनल को आप जब जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है द गुरुकुल लर्निंग 772। तो इसको आप सब्सक्राइब करें। और सोशल मीडिया पर होता क्या, कोई चीज़ आप करते थे, क्या करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो बस इतना करने से भी तो मत चूको ना। क्योंकि हम भी क्या हम क्या है, हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बच्चे को पूरा टाइम नहीं मिल पाता है तैयारी करने में, और थोड़ा टाइम में ही जैसे उन्हें जॉब भी करना पड़ता है, घर भी संभालना होता है, तो थोड़े टाइम में अगर कोशिश करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट का जॉब निकल रहा है, तो उनके लिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। उसमें क्या है, सिर्फ आप ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर आ रहा है आप देखो अब निकल जाओ, कम से कम ऐसा है, कम से कम उसमें आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। इससे क्या होता है, हमें भी ये मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है कि चलो कुछ बच्चे पढ़ तो रहे हैं। लेकिन आप लोग नहीं करोगे तो फिर क्या होता है, पता नहीं चलता कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, मोबाइल पर गया, यूँ स्किप करके लोग निकल जाते हैं। तो मतलब हमारी कम्युनिटी, मैं सोच रहा हूँ कि कम्युनिटी हो जो हमसे जुड़े, और साथ साथ देश में उन बच्चों तक हम पहुँचे जहाँ तक बच्चों को सुविधा नहीं प्रदान या मतलब अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है उन्हें, तो उन बच्चों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारत में करोड़ों बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या है, उनको मौका नहीं मिलता है। इसी का छोटा सा प्रयास है कि हम उन बच्चों तक पहुँचे, और इसमें थोड़ा आपका भी प्रयास शामिल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई थी? कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई थी? तो उसका नाम था भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके द्वारा क्या हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई थी। जब हमारे देश पे अंग्रेज जब आया था, तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही आया था। पहले उसने व्यापार के माध्यम से आया, फिर यहाँ की जो सत्ता था उसमें फूट डालकर शासन करने की कोशिश किया, और उसमें बहुत हद तक शामिल भी हुए लोग हुए। 200 वर्षों तक हमारे देश को उन्होंने गुलाम किया है। तो उसी में से क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी तो ये यही अधिनियम लागू किया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के थ्रू, है नहीं, जो सत्ता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश कानून में हस्तांतरित की गई थी। कहता है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो पारित किया गया था 1909 में। कब पारित किया गया था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो पारित किया था 1909 में किया गया था। अब मार्ले मिंटो सुधार बिल का क्या उद्देश्य था? इस बिल को क्यों पास किया गया था?
तो मार्ले मीटर सुधार बिल का उद्देश्य था पृथक पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब इंडिया वाले ये चाह रहे थे कि हमारा देश पर भले आप शासन कर रहे हो, लेकिन हमारा जो सिस्टम है इलेक्शन का उसमें हमें भी भागीदार बनाओ, है नहीं। तो मार्ले मीटर सुधार बिल का यही उद्देश्य था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली बने जिसमें भारतीयों को कुछ साथ में रखा जाए, है नहीं। याद रखना ये चीजें। तो कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट बिल जो पारित किया गया था वो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बिल पारित किया गया था। कब किया गया था? कोशिश करो, जब आप यूट्यूब पर आप होते हो तो कोशिश करो, अगर आप 5-7 मिनट लगाते हो तो लास्ट तक देखो, क्योंकि पेपर में आप देने जाओगे तो पता नहीं कौन क्वेश्चन आपसे टकराएगा। अब पता नहीं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में टकरा जाए तो बहुत होता है, हेल्प मिल जाती है। क्योंकि जो लोग पेपर में 0.50 0.75 एक नंबर से रह जाते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होता है कि वो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो लास्ट तक आप देखने की कोशिश करो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट तक देखो आप, और इसको दिमाग में आप रखो। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष से पारित किया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? ये देखो, जो लेसन में बता रहा हूँ पॉलिटी में, जो लेसन है भारत का संवैधानिक इतिहास, ये उस समय का है जब शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में और अंग्रेजों के द्वारा भारत पे शासन शुरू हो गया था। तो वो है इतिहास बता रहा है कि भारत का, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अब पॉलिटिकल साइंस में क्या इतिहास है, ये तो भारत का संवैधानिक इतिहास है। ये क्वेश्चन है, ये पूछते रहते हैं, ये पीसीएस के एग्जाम में पूछते रहते हैं। इसके अलावा जो सीजीएल है, एसएससी है, बैंकिंग है, तो इसमें या रेलवे है, इसमें क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तब छोड़कर आओगे या गलत करके आओगे। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, है नहीं, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था वह 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन चला रहा था उसमें यह कहा रहा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 याद कर लो आप। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935 यो है जो अभी आप देख रहे हो। भारत में जो संघ का जो शासन होता है ना, ये वहीं से लिया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो उसमें ये रूल था कि किस अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली, भारत में क्या है, भारत में भी संघीय प्रणाली है। राज्य में मुख्यमंत्री कोई और होता है और संघ में प्रधानमंत्री कौन होता है, लेकिन क्या है, भारत क्या है, भारत एक क्या है, भारत जो है पूरे राज्यों का संघ है। मतलब जो संघ से देश बनता है तो राज्यों का संघ है, वही है। वो जो पारित वहां पर जो रूल था किस अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया, तो उसका अधिनियम का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इंडिया में संघीय प्रणाली का प्रयास किया गया था। आगे चलते हैं, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो वही आएगा, पता किस अधिनियम ने, तो क्या था, ये भी वही आएगा, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935।
अधिनियम 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 इसका आंसर होगा इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। इसका आंसर होगा 1009। इस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। मतलब जो रूल था, जो हमारे देश पर जो शासन कर रहा था, कौन शासन कर रहा था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो वहाँ पे समय समय पर बहुत सारे देश के अंदर आंदोलन भी चल रहे थे और मांगे जा रही थी महात्मा गांधी के थ्रू अलग स्तर पे। तो उसमें 1909 का जो आपको मैंने ऊपर बताया भी है, मार्ली मीटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1909 में ही पारित किया गया था। और इसलिए पारित किया गया था कि पृथक निर्वाचन फिर हमारे जो देश का जो है ना, उसमें हमारे जो देश के लोग हैं उसमें उसको सत्ता में कुछ भागीदारी मिले। इसीलिए ये पृथक निर्वाचन प्रणाली का स्थापना के लिए देश के लोग मजबूर कर रहे थे। इसमें महात्मा गांधी था, जवाहरलाल नेहरू सबका नाम है। उन लोग मजबूर कर रहे थे अंग्रेजों को कि ये रूल लागू करके हमारे जो देश के जो लोग हैं उसमें भागीदार बनाओ। चाहे भले हम अंग्रेजों के अधीन हैं, लेकिन उसमें सिस्टम बनाओ कि हमारे जो देश के जो लोग हैं उसमें उनकी भागीदारी हो, सत्ता में हो। तो वही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि मंजूरी दी गई थी। वह था 1909 ईस्वी में। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। सचिव का पद जो निर्मित किया गया था भारत में, वो था, वो भी उसका जो ये होगा भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार जो अधिनियम है इसमें होगा भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम जो ये जो पारित किया गया था 1858, याद रखना 1858। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में, अभी भी आप देखते हो ना कि हमारे देश में कोई मिनिस्टर बन जाता है, नेता सब क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर है या स्टेट गवर्नमेंट की जब सरकार होती है तो उसमें भी मंत्री होते हैं। तो क्या होता है, लेकिन सारा काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। तो सेक्रेटरी जो काम करता है, ये जो सिस्टम लिया गया था, क्योंकि भारत का जो संविधान बनाई है तो उसमें बहुत देश का संविधान सम्मिलित है। तो जो हमारे देश का संविधान में ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था था उसको भी कुछ लिया गया, उसका भी कुछ पोर्शन लिया गया है। तो यही कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था, इसके द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था, जो अभी तक चल रहा है। अभी भी देश में जो प्रधानमंत्री है उसका भी काम सारा कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। या गृह मंत्री है, सारा काम कौन करता है? जितने भी सरकारी कामकाज है वो काम करता है, नाम मंत्री होते हैं सिर्फ साइन करने के लिए, बाकी जो साइन होते हैं वो किसका होता है? सेक्रेटरी सब सारा रूल कानून जो होते हैं सेक्रेटरी सब लिखता है और मिनिस्टर साइन करता है। तो सेक्रेटरी का ये काम होता है, अभी भी चल रहा है ये। अब ये चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो ये जो दी गई थी गवर्नर जनरल को, है नहीं, इसको दी गई थी गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। गवर्नर जनरल जो होते थे वो सबसे बड़े पोस्ट पे होते थे। जैसे कि अभी क्या है, अभी उस समय का गवर्नर जनरल अभी जो होता है वो राज्यपाल होता है या लेफ्टिनेंट। जैसे केंद्र प्रदेश है तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जो राज्य में क्या होता है राज्यपाल होता है। तो उस समय भी जो सबसे बड़ा स्टेट का मालिक होता था गवर्नर जनरल होता था। ठीक है। तो किस अधिनियम में मोंटेग्यू-चेमस्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? कौन, किस अधिनियम को मोंटेग्यू-चेमस्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? कि 1919
1919 ईस्वी में 1919 में मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार बना था और हमारे देश के नेता ने मजबूर किया था। फिर वही मतलब कि उसमें महात्मा गांधी भी थे। तो किस अधिनियम में मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार का नाम से जाना जाता है? 1919 का जो अधिनियम था वह 1919 का जो अधिनियम था वह मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है, किस अधिनियम के द्वारा 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया था? पता है आपको? मतलब लास्ट में अंग्रेज जब गया था तो क्या किया था? जाते जाते तो गया, लेकिन हमारे भारत को दो टुकड़े में विभाजित कर दिया। ये तो आप जानते ही होंगे कि अंग्रेज का काम है। वो उसका शुरू का था, एक मतलब कहा जाता है कि अंग्रेज की शासन प्रणाली ऐसी थी कि कहीं पे सूर्योदय होता था तो कहीं पर सूर्यास्त होता था। मतलब विश्व पर उसने शासन किया, पूरे विश्व पर उसने अपने शासन में अधीन रखा है पूरे विश्व को अलग अलग टाइम पे। तो किस अधिनियम के द्वारा आखिर में जब वो भारत से गया भी ना तो कुछ करके गया कि देश को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, किस अधिनियम के द्वारा 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया? तो उसका नाम था, अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उस अधिनियम का नाम ही था। जब देश हमारा आजाद हो गया था, जाते जाते अंग्रेजों ने क्या किया, इस अधिनियम के थ्रू दो टुकड़ों में भारत को बांट दिया, भारत और पाकिस्तान, और लास्ट में चला भी गया। तो आप इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये जो मैंने जितने क्वेश्चन कराया है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग में एग्जाम आप देने जा रहे हो तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको आप लर्न करें और श्योर हो आप कि द गुरुकुल लर्निंग 772 के थ्रू आप दूसरों को भी मदद करें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप हमारा हौसला बूस्ट करेंगे तो मैं भी आपको अच्छे से करूँगा, टाइम दूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही, और आज के लिए मैं इतना ही शुरू करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।